भाग एक दिल लगी। एक नई प्रेम कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी मुंबई में रहने वाले लड़के ईशान की है, जो मुंबई के बड़े कॉलेज में पढ़ता था और वहाँ एक खूबसूरत सी लड़की से प्यार भी करता था, जिसका नाम था श्रुति। श्रुति बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन बहुत तेज़ दिमाग और बहुत चुलबुली लड़की थी। हाँ, लेकिन ईशान बहुत स्मार्ट और हैंडसम था। एक दिन दोनों कैंटीन में बैठे थे और साथ में शिव, जो ईशान का दोस्त था, वो भी बैठा था। वहीं दूसरे टेबल पर बैठी लड़की कब से ईशान को देखे जा रही थी और कुछ समय के बाद अपने दोस्त को बोली, यार देख ना कितना स्मार्ट है। ये बात श्रुति के कान तक पहुंच जाती है और श्रुति अपनी टेबल से उठकर उसको एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मेरा ईशान कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है जो कोई भी आते जाते उस पर नज़र डालेगा। वहाँ शिव और ईशान आकर श्रुति को रोकते हैं और शिव कहता है कि मेरी माँ बस कर दे, इतना ही है तो इसे घर पर रख या फिर बुर्का पहनाकर घुमा। उस वक्त श्रुति बहुत गुस्से में होती है और शिव को डांट कर कहती है कि चुप हो जा, नहीं तो तू भी पिटेगा अभी। शिव चुप हो जाता है। तभी श्रुति की नज़र वहाँ खड़े ईशान पर जाती है, जो वहाँ खड़े मुस्कुरा रहा था। श्रुति उसके पास जाती है और कहती है कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। ईशान बोलता है, बस तेरी इसी अदा से मुझे प्यार है। बिल्कुल मेरी तरह है तू, हर पल नाक पे गुस्सा और बिल्कुल शैतानी दिमाग में। श्रुति ये तारीफ कर रहा है या ताने मार रहा है? ईशान बोलता है, नहीं मेरी जान, सच बोल रहा हूँ। श्रुति ये सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी मोहित दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि श्रुति दी, प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। ये सुनकर श्रुति समझ जाती है कि उन लड़कियों ने उसकी शिकायत लगा दी है। ईशान मुस्कुराकर कहता है कि जाओ, मेरे ससुर जी बुला रहे हैं। श्रुति, शट अप, बी सीरियस यार। ईशान, गलत क्या बोला? पापा नहीं है क्या वो तुम्हारे? श्रुति उसका चेहरा देखती है और कहती है कि चल मैं आती हूँ। तभी शिव ताने मारते हुए कहता है कि हाँ हाँ जाओ, शेरनी बनो। श्रुति उसे घूर कर देखती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। श्रुति के पिता यानी कि गोपाल शुक्ला, वो ईशान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ईशान बहुत मस्तीखोर होता है और गोपाल को लगता है कि उनकी इकलौती बेटी का भविष्य ईशान के कारण खराब हो जाएगा। श्रुति को बुलाकर वो बहुत डांटते हैं, लेकिन वो श्रुति से बहुत प्यार भी करते हैं, इसीलिए वो उसको माफ़ कर देते हैं। और श्रुति भी अपने पापा से बहुत प्यार करती है, क्योंकि श्रुति की माँ नहीं थी और वो श्रुति को माँ का भी प्यार देते थे। गोपाल श्रुति को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ईशान से दूर रहो, नहीं तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। श्रुति बोलती है, पापा वो खराब इंसान नहीं है, आप उसे नहीं जानते हो, इसीलिए ऐसा सोचते हो उसके बारे में। गोपाल, बस अब यहाँ से जाओ, ये हमारा घर नहीं है, समझ में आई? फिर श्रुति शांत हो जाती है और क्लास में चली जाती है, जहाँ ईशान उसका इंतज़ार कर रहा था। पूरे कॉलेज को पता था कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। श्रुति उतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन ईशान के लिए वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। ईशान को कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां पसंद करती थी, इसीलिए गोपाल बहुत सारी लड़कियों को ईशान से दोस्ती करने के लिए भेजते थे, ताकि उनकी बेटी का पीछा ईशान से छोड़ दे। लेकिन ईशान उनसे दोस्ती तक नहीं करता था, क्योंकि उसे श्रुति के अलावा कोई और दिखती ही नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह श्रुति कॉलेज आती है और ईशान को ढूंढती है, लेकिन ईशान कॉलेज में नहीं आया था। फिर श्रुति शिव से जाकर पूछती है तो वो कहता है कि मुझे भी उसके चौकीदार ने बताया है कि ईशान गांव चला गया है, लेकिन क्यों गया है ये मुझे भी नहीं पता। ये सुनकर श्रुति उदास हो जाती है और कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो मुझे बिना बताए घर से कैसे जा सकता है। श्रुति ईशान के घर जाकर पूछना चाहती थी, लेकिन ईशान उसे कभी अपने परिवार से नहीं मिलवाया था और ना ही कभी श्रुति को अपने घर ले गया था। श्रुति को तो ये भी नहीं पता था कि उसके परिवार में कौन कौन है, और सिर्फ श्रुति को यही ही नहीं, पूरे कॉलेज में किसी को नहीं पता था कि ईशान के परिवार के बारे में। बस ईशान एक अच्छे रहन सहन से पता चलता था कि ईशान एक अच्छे और अमीर परिवार से है। ईशान को गए कुछ 2 महीने बीत गए थे। 2 महीने के बाद अपने शहर मुंबई अपने घर वापस आ जाता है। जब वो घर आता है तो नीचे के कमरे में रह रहे अपने दादा दादी से सबसे पहले जाकर मिलता है, और उसके बाद वो दौड़ता हुआ बाहर की ओर श्रुति से मिलने के लिए जाने लगता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि बेटा हम भी यहीं रहते हैं, ज़रा हमसे भी मिल लिया करो।
ये सुनकर ईशान पीछे मुड़ता है और आकर पैर छूता है और कहता है कि माफ़ कीजिएगा माँ, मैं ज़रा जल्दी में था, इसीलिए आपको देखा नहीं। ईशान की माँ का नाम सुधा था और पिता का नाम अमरेंद्र त्रिपाठी था। उसकी एक बहन थी, उसी की उम्र की थी और उसका नाम था काजल था। और कौशल घर का सबसे बड़ा बेटा था, जो उम्र में काजल और ईशान से बड़ा था। माँ को प्रणाम करने के बाद वो वापस बाहर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसका माँ फिर से बोलती है कि तुम्हारे भाई कौशल की शादी हो गई है, क्या तुम उससे मिलकर उसको बधाई नहीं दोगे? ईशान पीछे मुड़ता है और बहुत खुशी से पूछता है कि कब शादी हुई है भाई की, किधर है भाई? तब सुधा ऊपर की ओर इशारा करती है और कहती है जाओ मिल लो। उसके बाद ईशान ऊपर जाता है और कौशल के कमरे तक पहुंचता है और नॉक करता है। उसके बाद कौशल दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि अरे तू वापस आ गया। ईशान जी भाई, कांग्रेचुलेशन, शादी की बहुत बहुत बधाई भाई। कौशल बोलता है थैंक यू। उसके बाद ईशान वापस जाने लगता है तो कौशल कहता है कि भाभी से तो मिलता जा। फिर ईशान वापस कमरे की ओर देखता है और शॉक हो जाता है, क्योंकि कौशल की बीवी के रूप में वो श्रुति को अपने सामने देखता है और उसे वहाँ देखकर वो अचंभित रह जाता है। श्रुति भी उसकी तरफ देखती है और उसी की तरफ देखते रहती है। दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती, दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। फिर कौशल पूछता है कि कैसी लगी भाभी? तब जाकर दोनों का ध्यान टूटता है और श्रुति अपना सर नीचे कर लेती है। फिर ईशान बोलता है कि बहुत अच्छी। उसी समय श्रुति को पता चलता है कि ईशान कौशल का छोटा भाई है और इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन अमरेंद्र त्रिपाठी का बेटा। ईशान श्रुति को वहां देखकर बिल्कुल टूट सा जाता है और वहां से चला जाता है। श्रुति उसे रोकना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। ईशान अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वो रोड पे अकेले ही घूम रहा था। तभी एक औरत, जिसकी उम्र कुछ 55 साल होती होगी, वो ईशान के पास आती है और कहती है कि बेटा बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ है क्या तुम्हारे पास? ईशान उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अम्मा तुम्हारा कोई नहीं है क्या? वो औरत ईशान की आंखों में देखती है और कहती है कि क्या तुम्हारा कोई नहीं है? ये सुनकर ईशान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है नहीं। तभी उस औरत के बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। ईशान देखता है कि बच्चे बहुत भूखे हैं। फिर ईशान इधर उधर देखता है तो एक छोटा सा ढाबा दिखता है। ईशान वहाँ से खाना लेकर आता है और उस औरत और बच्चे को आकर देता है और कहता है कि इतने छोटे बच्चे हैं आपके क्या? वो औरत मुस्कुराती है और कहती है कि नहीं, मेरे बेटे ने मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया है और इन बच्चों को इनके माँ बाप ने, इसीलिए हम लोग अब परिवार बन गए हैं। ये सुनकर ईशान के मन में उनके लिए इज्जत और बढ़ जाती है और वो कहता है कि मैं भी इन बच्चों की तरह ही हूँ। ये बात सुनकर औरत पूछती है कि मतलब? फिर ईशान भावुक होकर हो जाता है और कहता है सारी बातें कहने लगता है कि मेरे पिता ने 2 शादी की थी, एक अपने माता पिता की मर्जी से और एक मेरी माँ से अपनी मर्जी से। दोनों को अलग अलग रखते थे, दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता था। फिर मेरी माँ का एक दिन एक्सीडेंट में नहीं रही और पापा को मजबूरी में मुझे सुधा माँ के पास ले जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने सारी बात जानने के बाद मुझे अपनाने से मना कर दिया। तभी कौशल भाई ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अपने साथ रखने का लिए जिद किए और तब से भाई और दादी दादू के अलावा मेरा कोई नहीं है। ये सारी बातें बताते बताते ईशान देखता है कि बहुत रात हो गई है, लेकिन ईशान को घर जाने का मन नहीं कर रहा था। तभी वो औरत ईशान का हाथ पकड़ती है और नीचे बैठने का इशारा करती है। ईशान भी उस औरत के साथ बैठ जाता है। फिर वो औरत ईशान को बहुत मासूम लगता है और वो ईशान को बहुत अपनापन देती हैं और अपने गोद में ईशान का सर रखकर उसके बालों को सहलाने लगती हैं। ईशान को वहाँ अच्छा लग रहा था और उसे भी वो औरत बहुत अच्छी लगी। उसी समय वहाँ से कार में बैठी एक लड़की जा रही थी, जिसका नाम अवनी कपूर था। वो उस शहर के नंबर 1 बिजनेसमैन की बेटी थी। उसकी नज़र फुटपाथ पर पड़ी तो एक गरीब औरत की गोद में अपना सर रखे लड़के पे जाती है, जो बहुत स्मार्ट और हैंडसम दिख रहा था। उसका दिल ईशान पर आ जाता है और वो कार रुकवाती है और नीचे उतरकर ईशान के पास जाती है और उस औरत से कहती है कि अम्मा, मैं एक वृद्ध आश्रम चलाती हूँ, क्या आप वहाँ रहना चाहोगी? ये सुनकर ईशान खड़ा होता है और कहता है कि अम्मा, ये सही रहेगा,
आप जाओ, मैं भी मिलने आया करूँगा वहाँ, और जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा तब मैं आपको अपने साथ रख लूँगा, और आप मेरी माँ जैसी मेरा ख्याल रखना। ईशान की बातों से वो औरत मुस्कुराती है, लेकिन फिर उदास हो जाती है और कहती है कि लेकिन ये बच्चे, ईशान, इन्हें मैं एक जान पहचान का अनाथ आश्रम में छोड़ दूँगा और मिलने भी जाया करूँगा। बस आप जाओ और अच्छे से रहो। ये सुनकर वो औरत मान जाती है और ओनी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। ओनी बोलती है, एक्सक्यूज़ मी। ईशान पूछता है, क्या आप मुझसे बोल रही हैं? ओनी बोलती है, जी, आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। अगर इन्हें कभी भी आपसे मिलना होगा तो आपको नंबर रहेगा तो अच्छा होगा। ईशान अपना नंबर ओनी को दे देता है और ओनी एक अच्छी लड़की है ये सोचकर वो अम्मा को उसके साथ जाने को कहता है, फिर खुद वहाँ से चला जाता है। फिर ओनी उस औरत को अपने साथ वृद्ध आश्रम में लेकर आती है और उसके रहने का पूरा इंतज़ाम कर देती है और पूछती है कि आपका नाम क्या है? वो कहती है कि अब वो नाम के कोई मायने ही नहीं रहे, लेकिन अभी मुझे एक बेटा मिला है जिसने मुझे अम्मा कहा है, तो मेरा नाम ही अम्मा है आज से। यह सुनकर अवनी मुस्कुराती है और कहती है कि अम्मा, अभी मैं जाती हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो हेल्पर से कहना मुझे फ़ोन कर देने के लिए। अम्मा बोलती हैं, ठीक है बेटा। उधर ईशान घर जाता है और अपने कमरे की ओर जाने लगता है, तभी वहाँ काजल आ जाती है और ईशान को ताने मारते हुए कहती है, आ गए नवाब साहब, खिदमत में जुड़ जाइए सब। ईशान उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तभी आवाज़ आती है, ईशान, ईशान। अपना नाम सुनकर पीछे देखता है तो देखता है कि कौशल अपने कमरे की तरफ बुला रहा है। ईशान वहाँ जाता है तो कौशल कहता है कि माफ़ करना भाई, मैं शादी में तुझे शामिल नहीं कर पाया। तू तो जानता है ना माँ को। ईशान भाई, आप खुश होना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर कौशल मुस्कुराता है और कहता है, जा आराम कर। वहीं कमरे में बैठी श्रुति सब सुन रही थी। उसने देखा कि ईशान जा चुका है, तभी वो कौशल से बोली कि ये आपका छोटा भाई है, हमारी शादी में क्यों नहीं आया था? कौशल बोलता है, वो पापा अपनी कंपनी का एक ब्रांच झारखंड के एक छोटे से गांव में खोल रहे हैं, इसीलिए ईशान को उस गांव में 2 महीने रहना पड़ा और उससे बात भी नहीं हो पाती थी, और हमारी शादी भी उसी बीच में हो गई, इसीलिए वो शादी में नहीं आ पाया। श्रुति बोलती है, लेकिन कौशल बोलता है, अब मैं थक गया हूँ और मुझे सोना है, लाइट बंद कर दो प्लीज़। ये सुनकर कहकर कौशल सोने चला जाता है और श्रुति ईशान के बारे में सोचने लगती है। उधर ईशान अपने कमरे में जाता है और अपने बेड पर जाकर लेटता है और श्रुति के बारे में सोचने लगता है। उधर ओनी भी ईशान के ख्यालों में खोई हुई थी। जैसे ही सुबह हुई, ओनी ने ईशान को पता लगवाया कि जैसा ही इंसान की पूरी जानकारी उसके पास आई, वो ऐसे ही वो अपने पिता के पास गई और बोली, हमें इस लड़के से शादी करनी है, और अपने पिता के हाथों में ईशान की फ़ोटो और पूरी जानकारी दे देती है। अवनी के पिता का नाम शैलेश कपूर था। शैलेश अपनी बेटी के सामने मजबूर हो गए थे, क्योंकि वे कभी भी उसे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे। शैलेश उसके आगे सुबह ईशान के घर जाते हैं और पूरे परिवार से मिलते हैं। उन्हें वहां देखकर अमरेंद्र और कौशल बहुत खुश हो जाते हैं और अंदर बुलाकर पूरा आदर सत्कार करते हैं। तभी शैलेश रिश्ते की बात करते हैं, तो ये बात सुनकर दादा दादी और कौशल खुश हो जाते हैं, लेकिन बाकी सबका चेहरा उदास हो जाता है। और सुधा कहती है कि भाई साहब, अभी हम पहले काजल की शादी करवाना चाहते हैं, इसीलिए अभी ईशान की शादी का सोचा नहीं है। लेकिन शैलेश को अपनी बेटी की बात पूरी करनी थी, इसीलिए वो कहते हैं कि ठीक है, फिर काजल की शादी आप मेरे बेटे शशांक से करवा दीजिए और ईशान से मेरी बेटी अवनी का। ये सुनकर सुधा खुश हो जाती है और ईशान के बिना पूछे ही हाँ कर देती है। जब ईशान घर आता है तो कहती है कि हमने तेरी शादी पक्की कर दी है। ईशान बोलता है, लेकिन माँ, मुझे शादी नहीं करनी अभी। सुधा, ये बोलना भी मत, तेरी शादी होगी तभी काजल की भी शादी होगी, उस ऊंचे खानदान की बहू बनेगी, इसीलिए शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, और कोई काम हो तो है नहीं तुम्हें, बस कम से कम अपनी बहन का ही काम में आ जा। ये सुनकर ईशान काजल के लिए शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों के बाद ही दोनों जोड़ों की शादी हो जाती है। ईशान की शादी में अम्मा भी आई हुई थी और वो ईशान और अवनी को बहुत सारा आशीर्वाद दिए जा रही थी। सब बहुत खुश लग रहे थे। दोनों की शादी हो जाती है और दोनों परिवार अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाते ही शादी की कुछ रस्में होती हैं। उसके बाद दोनों ईशान और अवनी
अपने कमरे में जाते हैं। ईशान कहता है कि तुम बेड पे सो जाओ, मैं नीचे ज़मीन पर सो जाऊंगा। तभी अवनी कहती है, हाँ, एक दूसरे को जानने में समय लगेगा, लेकिन आप यहाँ बेड पर सो जाओ, मैं पैर नहीं मारती। ये कहकर अवनी हंसने लगती है, लेकिन ईशान को उसे गुस्से में देखता है और वहाँ से बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि श्रुति उसके कमरे के सामने ही चक्कर लगा रही है। तभी ईशान उसको जलाने के लिए वापस कमरे में जाता है और अवनी के साथ बेड पे सो जाता है और अवनी को कहता है कि गेट बंद कर दो। ये सब श्रुति बाहर खड़ी होकर देख रही थी और ईशान की बातें सुनकर बहुत नाराज़ हो जाती है। जब अगले सुबह अवनी की नींद खुली तो उसने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। अवनी घबरा गई और जल्दी से उठकर खड़ी हुई और रेडी होकर नीचे गई और उसने देखा कि सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ ईशान नहीं है। जब वो उन सबसे पूछती है कि ईशान कहाँ गया है, तभी कौशल बताता है कि ईशान कॉलेज गया है। फिर अवनी बैठकर नाश्ता करती है और देखती है कि श्रुति भी वहाँ नहीं है, तो पूछती है कि भाभी कहाँ हैं, नज़र नहीं आ रही हैं। तभी कौशल कहता है कि वो भी कॉलेज गई हैं, वो कौशल और श्रुति दोनों क्लासमेट हैं ना। ये सुनकर अवनी पूछती है कि क्या दोनों साथ गए हैं। सुधा बोलती है, नहीं, ईशान सुबह 7 बजे ही गया था और श्रुति जस्ट अभी गई है। अवनी के दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो अपने कमरे में जाकर अपने पापा को फ़ोन करती है और बोलती है कि डैड, मुझे ईशान के कॉलेज में आज और अभी एडमिशन चाहिए। शैलेश जी बोलते हैं, ओके बेटा, तुम कॉलेज जाओ, मैं तुरंत एडमिशन करवा देता हूँ। उसके बाद अवनी कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहाँ श्रुति और कौशल की पहली क्लास खत्म होने के बाद क्लास थोड़े समय के लिए खाली होता है। तभी ईशान भी क्लास के बाहर जाने लगता है तो श्रुति उसे रोक लेती है और बोलती है कि ईशान, मेरी बात तो सुनो एक बार। ईशान बोलता है, अब कुछ नहीं है बात करने को, हटो मेरे रास्ते से। श्रुति बोलती है, प्लीज़ एक बार सुन लो। ईशान बोलता है रूडली तरीके से, बोलो क्या बोलना है। श्रुति, यार, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। वो पापा को दूसरा हार्ट अटैक आया था और उस हालत में उन्होंने मुझसे कौशल से शादी करने को कहा, और जब मैंने तुम्हें फ़ोन लगाया तो तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था और ना ही तुमसे कोई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश, दूसरा रास्ता था। ये सुनकर ईशान कहता है, अच्छा तो है, तुमने शादी कर ली। श्रुति, यार, तो मैं और क्या करती। फिर ईशान गुस्से में श्रुति की तरफ देखकर कहता है कि 2 महीने की बात थी, रुक जाती, और कौन से तुम्हारे पापा मर गए। ये सुनकर श्रुति ईशान को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलो ईशान। ईशान उसके बाद वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। तभी श्रुति पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, चलो हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं और कहीं दूर जाकर शांति से रहेंगे। ईशान ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और श्रुति का हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि मेरे भाई को अब धोखा देने का सोचना भी मत, समझी। वहीं गेट पर खड़ी अवनी दोनों की सारी बातें सुन रही थी। तभी दूसरे क्लास का समय हो जाता है और सभी स्टूडेंट क्लास में आने लगते हैं। तभी अवनी उन दोनों के पास जाती है और वो दोनों भी अवनी को देख रहे थे। फिर ईशान धीमी आवाज़ में अवनी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सारी बातें सुनकर अवनी पहले से ही गुस्सा रहती है, लेकिन जब ईशान ये बोलता है उसके बाद अवनी का गुस्सा ईशान पर निकल जाता है और कहती है कि क्यों नहीं आना चाहिए था क्या, मेरे आने से आप दोनों का रोमांस खत्म हो गया। ये सुनकर ईशान को गुस्सा आ जाता है और बिना कुछ बोले ही बेंच पे जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ खड़ी श्रुति अवनी का हाथ पकड़ कर कहती है कि अवनी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी अवनी श्रुति की ओर देखती है और कहती है, आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि मुझे आपकी एक बात भी नहीं सुननी है। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है और ईशान के साथ जाकर बैठ जाती है। श्रुति को अवनी का ईशान के साथ बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। श्रुति दूसरी जगह जाकर बैठ जाती है। जब क्लास खत्म होती है तो अवनी बाहर निकलती है तो देखती है कि हर जगह ईशान और श्रुति की बातें ही हो रही थी। सभी लोग कह रहे थे और ये सारी बातें अवनी को बहुत परेशान कर रही थी। तभी पीछे से श्रुति आती है और अवनी के कानों के पास धीरे से कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, कॉलेज के हर हिस्सों में तुम्हें मेरी और ईशान की बिताई हुई पल मिलेंगे। ये कहते समय श्रुति के चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कान थी। ये अवनी देखकर कुछ समझ नहीं पाती है और कहती है, ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो और कहना क्या चाहती हो। फिर श्रुति कहती है कि यही कह रही हूँ कि तुम जिस पर तुमने मेरा मेरा कहते घूम रही हो
वो असलियत में मेरा है और पहले मुझे लगा था कि मैं उसके बिना नहीं रह लूँगी, पर अब मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ और अब उसे मैं फिर से अपना बना लूँगी। अवनी बोलती, ओह! अच्छा सपना है स्वीट हार्ट। ये कहने के बाद मुस्कुराती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी श्रुति कहती है कि सपना नहीं है अवनी। बिना कुछ बोले और बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से जाने लगती है। तभी श्रुति फिर पूछती है कि तुम्हें कुछ नहीं कहना? अवनी रुकती है और उसकी तरफ देखती है और कहती है कि मेरे ऊपर जो कुत्ते भी भौंकते हैं, है ना, उनका भी एक स्टैंडर्ड होता है और तुम तो। यह कहकर अवनी मुस्कुराती है और ये सुनकर श्रुति बहुत गुस्से में आ जाती है और अवनी की तरफ बढ़ने लगती है। उतने में वहाँ ईशान आ जाता है और दोनों उसे देखकर चुप हो जाते हैं। वहाँ आकर ईशान श्रुति को जलाने के लिए अवनी से कहता है कि चलो, अगर घर चलोगी। तो ये सुनकर अवनी समझ जाती है कि ईशान ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये पूछते समय उसकी नज़र अवनी पे नहीं बल्कि श्रुति पे थी। तभी श्रुति भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ घर चलूँगी। ये सुनकर ईशान कुछ नहीं बोलता है। तभी अवनी कहती है कि हाँ, आइए ना, चलिए हमारे साथ। तीनों घर जाने के लिए कॉलेज से निकल जाते हैं और घर पहुंचते ही वहां जाकर देखते हैं कि कौशल बहुत तैयार होकर खड़ा है। ईशान जाकर पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे हो? तभी कौशल कहता है कि हाँ, मैं बिजनेस से काम से बाहर जा रहा हूँ। ये कहते समय उसकी नज़र श्रुति पर रहती है, लेकिन श्रुति कौशल से कुछ नहीं कहती और अंदर चली जाती है। तभी अवनी कहती है, भाई लगता है भाभी आपके जाने से दुखी हो गई हैं। जाओ ना, जाने से पहले मिल लो एक बार। ये सुनकर कौशल घर के अंदर चला जाता है। तभी ईशान अवनी की तरफ नाराज़गी से देखता है और कहता है कि तुम सब जान चुकी हो, है ना? अवनी बोलती है, क्या? ईशान वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि कुछ नहीं अवनी। अवनी बोलती है, हाँ, जान चुकी हूँ। ईशान फिर पीछे खड़ी अवनी को देखता है और उसके पास आता है और पूछता है कि फिर तुम मेरे भाई का मजाक उड़ा रही थी? ये सुनकर अवनी को गुस्सा आ जाता है और फिर अवनी कहती है कि हमें गलतफहमी हो गई थी कि आप एक अच्छे इंसान हो और आपसे हमने शादी कर ली। ईशान बोलता है, बिल्कुल सही बोला तुमने। अवनी बोलती है, हाँ, वैसे भी जो अपने सगे भाई को धोखा दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। ये कहने के बाद अवनी वहाँ से जाने लगती है। तभी ईशान पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी ओर खींचता है और गुस्से से उसका हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ रहता है। अवनी बोलती है, ईशान हमारा हाथ छोड़िए, हमारा हाथ दर्द कर रहा है। ईशान फिर से उसके हाथ हाथ नहीं छोड़ता और उतने में कौशल जाने के लिए अपना बैग लेकर नीचे आता है और उस आता देखकर ईशान अवनी हाथ छोड़ देता है। ईशान बोलता है, अरे भाई, आप जाने के लिए रेडी भी हो गए? चलो, मैं आपको छोड़ने चलता हूँ। कौशल बोलता है, हाँ चल। अवनी बोलती, भाभी भी जाएंगी ना आपको छोड़ने? कौशल बोलता है, नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अवनी बोलती है, अच्छा, तो भाई हम चलते हैं। वैसे भी इसी बहाने थोड़ा समय हम भी ईशान जी के साथ बिता लेंगे। ये सुनकर कौशल मुस्कुराता हुआ कहता है, जी मैडम, चलिए। अवनी कौशल और ईशान के साथ बैठ जाती है और ये देखकर श्रुति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और भागते हुए अपने कमरे में जाती है और कहती है कि ये अवनी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ताने मारने की? अब इसको मैं बताऊंगी। उधर ईशान और अवनी कौशल को छोड़कर वापस घर आ रहे थे। रास्ते में आते वक्त बिल्कुल सन्नाटा छाया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। दोनों को आते आते शाम हो गई थी। तभी गाड़ी रुक जाती है और ईशान नीचे उतरकर चेक करता है, पर गाड़ी उससे ठीक नहीं होती है। तभी अवनी नीचे आती है और कहती है, क्या हुआ ईशान? गाड़ी खराब हो गई, अब हमें किसी को बुलाकर मदद लेना होगा। अवनी बोलती है, तो श्रुति को बुला लीजिए, सब ठीक कर देंगी। ईशान बोलता है, उसकी तरफ एक तंग भरी नज़रों से देखता है और कहता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो? अवनी बोलती है, हम बस ये चाहते हैं कि आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन सिर्फ मैं बनूं। ईशान बोलता है, तुम अब ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर मत दो। वैसे भी जब अब मैं उसका नहीं होने वाला, अब शादी हो गई है तुमसे, फिर इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? अवनी ईशान के पास आती है और गाड़ी के अंदर देखने लगती है और फिर ईशान की तरफ देखकर कहती है कि वो तो वैसे भी आप मेरे ही रहेंगे, क्योंकि हम कभी भी अपनी चीज़ों पर किसी की परछाई तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर मुस्कुराती हुई उसको मुस्कुराता देखकर ईशान कहता है कि मुस्कुरा क्यों रही हो? तभी अवनी कहती है, हमने कहा था ना आपको कि हमारे रहते हुए आपको और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईशान बोलता है, मतलब? अवनी बोलती है, मतलब आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, चलिए। ये कहकर अवनी गाड़ी में बैठ जाती है और वो देखती है कि ईशान वहीं खड़ा है। फिर वो बोलती है, ओ पिया मेरे, अब आपको भी उठाकर लाऊं क्या? अगर हाँ तो बोलिए, मैं लेने आती हूँ। ये सुनकर ईशान एक बड़ी सांस लेता है और धीरे से
बोलता है मुसीबत कहकर गाड़ी में आकर बैठ जाता है। दोनों फिर घर जाते हैं और देखते हैं कि श्रुति वहीं हाल में बैठकर दोनों का इंतज़ार कर रही है। अवनी और ईशान को देखकर वो खड़ी हो जाती है और ईशान के पास आकर कहती है, तुम लोग आ गए? वो मुझे लग रहा था कि इतना अंधेरा हो गया है, तुम लोग अभी तक नहीं आए हो। अवनी बोलती, ओह, तो आपको हम दोनों की टेंशन हो रही थी? नहीं भाभी, हम ठीक हैं और हम दोनों आइसक्रीम खाने चले गए थे, इसीलिए हम लोग लेट हो गए। ये सुनकर श्रुति ईशान की ओर देखने लगी, लेकिन ईशान अवनी का ये झूठ सुनकर उसे ही देखे जा रहा था। ईशान का अवनी का यूँ देखना श्रुति को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद अवनी ईशान से कहती है कि हम आते हैं, श्यामू किचन में क्या बना रहा है ये देखकर। ईशान बोलता है, ठीक है, मैं कमरे में रेस्ट करने जा रहा हूँ। ये कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ईशान पूरी तरह से श्रुति को इग्नोर कर रहा था। तभी श्रुति ईशान के पीछे जाती है और ईशान के कमरे में जाकर उसके गले से लग जाती है और कहती है कि ईशान, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझसे नाराज़ मत हो, मैं नहीं रह पाऊँगी तुम्हारे बिना। ये सब सुनकर ईशान उसको झटके से हटाता है और कहता है कि पागल हो गई हो क्या यार, भाई के बारे में सोचो, क्या कर रही हो तुम ये सब। और अवनी बेचारी की क्या गलती है? सारा सच जानने के बाद भी तुमसे वो मुझसे कुछ नहीं बोलती। श्रुति, क्यों सोचूं मैं? और कौशल और हमारे बीच तो अभी तक कुछ हुआ भी नहीं है। सच कह रही हूँ ईशान, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारे सिवा किसी और की नहीं हूँ हो सकती। आज तक मैंने कौशल को अपने करीब भी आने नहीं दिया है। ईशान ये सारी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कितनी घटिया सोच रखकर तुम चल रही हो, शर्म नहीं आता क्या तुम्हें? भाई की ज़िंदगी बर्बाद करने की सोचना भी मत। श्रुति बोलती है, मुझे वो सब नहीं पता, तुम बस चलो मेरे साथ, यहाँ से हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। ईशान बोलता है, शट अप और दूर रहो मेरे से, समझी? ये कहकर ईशान श्रुति का हाथ पकड़ कर उसे बाहर कर देता है। और ये सारी चीज़ें दादी वहीं खिड़की के पास खड़ी देख रही थी, लेकिन ईशान दादी को नहीं देख पाया था। जब श्रुति बाहर आई तो श्रुति की नज़र दादी पर गया और वो डर गई और कहने लगी, दादी, हम लोग तो मजाक कर रहे थे। और ये कहकर हंसने लगी। दादी बोलती, अच्छा चलो फिर ये मजाक पूरे परिवार वालों को भी पता चलनी चाहिए। कहकर दादी नीचे जाने के लिए सीढ़ी के पास जाती हैं। तभी श्रुति बहुत डर जाती है और सोचती है, अगर दादी सबको सच बता देंगी तो ना तो उसका साथ ईशान देगा और ना ही कौशल। और वो जाकर दादी के पीछे से धक्का दे देती है और दादी वहाँ से नीचे गिर जाती हैं। दादी की चीखने की आवाज़ सुनकर सब दौड़कर दादी के पास आ जाते हैं और सब देखते हैं कि दादी नीचे बेहोश पड़ी हैं। फिर श्रुति भी रोने का नाटक करती है और वहाँ बैठ जाती है। आगे की कहानी अगले भाग में। कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग।